बोला जा रहा है दोस्तों, रेलगाड़ी जब भी स्टेशन पर पहुंचती है तो अपनी जो इसकी स्वाभाविक मतलब ओरिजिनल जो इसकी फ्रीक्वेंसी थी, उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी का साउंड आप लोगों को लगता है। इसका कारण क्या है? तो दोस्तों ध्यान रखिए, जब भी आप लोगों का जो सोर्स है, सोर्स किसको मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, जहां से आप लोगों का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, और दोस्तों जो श्रोता है जो साउंड सुन रहा है, अगर उनके बीच में कुछ रिलेटिव मोशन होता है तो आप लोग की जिस साउंड की जिस फ्रीक्वेंसी का ये साउंड प्रोड्यूस कर रहा है उससे चेंज करते हुए फ्रीक्वेंसी आप लोगों को सुनाई देती है। जैसे मान लीजिए आप लोग यहाँ पर खड़े हो, तो अगर कोई आप लोगों का साउंड है, जैसे मान लीजिए एम्बुलेंस की गाड़ी से कोई साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, अगर दोस्तों ये आपकी तरफ आ रहा है सोर्स, तो आप लोगों को जिस फ्रीक्वेंसी का साउंड था उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी का साउंड सुनाई दिया जाता है। लेकिन अगर आप लोगों से सोर्स से दूर जा रहा है तो आप लोगों को लो फ्रीक्वेंसी का साउंड सुनाई जाता है। तो दोस्तों इस इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? डॉपलर इफेक्ट बोलते हैं। राइट आंसर आप लोगों को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताइए। किसी माध्यम के अपवर्तनांक, निर्वात में प्रकाश की गति c और उस माध्यम में प्रकाश की गति v के बीच में सही संबंध क्या है? तो दोस्तों जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसका फॉर्मूला होता है c बाई वी। यहाँ पर c क्या होता है? लाइट की स्पीड। वैक्यूम में लाइट की स्पीड कितनी है? कितनी होती है? 3 इंटू 10 की पावर 8 होती है। और जिस भी मीडियम का आप लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाह रहे हो उस मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी है? जैसे मान लीजिए मैं आप लोगों से बोलूं ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो, तो दोस्तों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? c अपॉन v। तो c की वैल्यू होती है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। जो लाइट की स्पीड होती है वैक्यूम में कितनी होती है? 3 इंटू 10 की पावर 8। अगर ग्लास में बात करें तो कितनी होती है? 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। दोस्तों यहाँ से काटोगे तो कितना आ जाएगा? 1.5 आ जाएगा। यानी आपका दोस्तों ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा 1.5। वाटर का भी याद रखो, पूछा जाता है 4/3, यानी 1.33 आप लोगों का वाटर का होता है। तो कैसे आता है ये फॉर्मूला? आप लोगों के पास में म्यू इक्वल टू सी अपॉन वी। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन में बोला जा रहा है जब भी कोई लाइट की रे किसी सघन से विरल माध्यम की तरफ आती है तो क्या होता है? तो राइट आंसर यहाँ पर आ रहा है 68% के द्वारा ऑप्शन नंबर सी। देखिए दोस्तों सघन मीडियम क्या होता है? डेंसर मीडियम क्या होता है? जिसमें लाइट की स्पीड कम होती है। और आपका रेयर मीडियम क्या होता है? जिसमें लाइट की स्पीड ज्यादा होती है। जैसे भाई बात करें एयर, तो इसमें लाइट की स्पीड ज्यादा है तो ये आपका रेयर मीडियम होगा। जैसे वाटर की बात करें तो इसमें लाइट की स्पीड कम है, एयर की कंपेरिजन में बात करें तो ये आपका डेंसर मीडियम होगा, सघन माध्यम होगा। दोस्तों ध्यान रखिए जब भी कोई लाइट है, जैसे मान लीजिए आप लोग को मैं बोलूं ऊपर ग्लास है, नीचे क्या है? एयर है। तो ग्लास क्या है? ऑब्वियसली डेंसर माध्यम है, सघन माध्यम है, तो इससे कोई प्रकाश की किरण आ रही है। जानी कैसे चाहिए थी दोस्तों? जानी चाहिए थी ऐसे। लेकिन आपको पता है जब भी अगर प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है तो दोस्तों प्रकाश की किरणें मुड़ जाती है, इसको बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो जहां पर ये आपका टच करता है उसके परपेंडिकुलर एक लाइन खींचते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं नॉर्मल। तो जानी ऐसे चाहिए थी, क्या ये नॉर्मल की तरफ झुकी है? नहीं, नॉर्मल से दूर झुकी है। तो ध्यान रखें जब भी लाइट डेंसर से रेयर जाती है तो नॉर्मल से अभिलंब से दूर हटती है, और अगर रेयर टू डेंसर आती है यानी विरल से सघन में आती है तो नॉर्मल की तरफ झुकती है, अभिलंब की तरफ झुकती है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, राइट आंसर यहां पर दिया जा रहा है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 5:1। देखिए आप लोग जानते हैं पावर क्या होता है? आपने सुना होगा वोल्टेज इंटू करंट होता है। और ओम के नियम से आप लोग जानते हो वोल्टेज क्या होता है? आई यानी करंट इंटू रेजिस्टेंस। दोस्तों मैं आई को क्या मैं वी बाई आर लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो यहाँ से दोस्तों आई को मैं जब वी बाई आर लिखूंगा तो फॉर्मुला क्या बन जाएगा? पावर का बी स्क्वायर अपॉन आर। क्लियर है क्या? और रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा आप लोगों का? वी स्क्वायर अपॉन पी। तो दोस्तों आप लोगों का एक 100 वाट का बल्ब है और एक आप लोगों का कितने का है? 500 वाट का है। ये वाट क्या है? आपको पावर दे रखी है, आपको रेजिस्टेंस निकालना है। तो पहले वाले का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? इसका वोल्टेज भी मान लेता हूँ, और बोला दोनों का वोल्टेज सेम है, दोनों के वोल्टेज सेम है, इसका वोल्टेज भी है तो इसका भी वोल्टेज भी मान लो, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? बी स्क्वायर अपॉन पी। पावर कितनी है इसकी? 100। इसका रेजिस्टेंस कितना है? वोल्टेज तो वही है वी, तो वी का स्क्वायर अपॉन इसकी पावर कितनी है? 500। तो दोनों का आप लोग क्या ले लो? रेशियो ले लो। तो दोनों का जब रेशियो लेगो R1 अपॉन R2 करोगे तो क्या जाएगा आपका? बी स्क्वायर से बी स्क्वायर तो कट जाएगा, तो ये आपका 1/100 और ये आपका 1/500, यानी 500/100 5। आपका आंसर हो जाएगा 5:1 ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ध्यान आप लोग रखेंगे, सिंपल से फॉर्मुला ध्यान रखेंगे। रेजिस्टेंस क्या होता है? वी स्क्वायर अपॉन पी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, सर आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन, देखिए दोस्तों आप लोग सभी जानते हैं, आंसर सभी के आ रहे हैं, 52% ने दे दिया, बहुत अच्छी बात है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए दोस्तों आप लोग जानते हैं करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी दोस्तों आवेश की प्रवाह की दर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत धारा बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आप लोगों का कोई वायर है, मेटल है, तो दोस्तों मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन आप लोग के इजीली फ्लो करता है, इजीली फ्लो करता है, और इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं यानी इलेक्ट्रॉन पे चार्ज भी तो होता है, तो यानी चार्ज फ्लो कर रहा है, और चार्ज फ्लो कर रहा है इसका मतलब करंट फ्लो हो रही है। लेकिन दोस्तों जब आप लोग टेंपरेचर बढ़ाते हो तो उसकी इलेक्ट्रॉन ना इधर रैंडम मोशन करता है बहुत तेज गति से, कोई इधर भाग रहा है कोई इधर भाग रहा है, तो इनके बीच में कोलिजन होती है जिससे एक सिस्टमैटिक आप लोगों का फ्लो नहीं कर पाते। इसकी वजह से इनका रेजिस्टेंस क्या होता है? बढ़ जाता है। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ध्यान आप लोग रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताइए। दोस्तों पोल के माध्यम से आप लोग एग्जाम में गलती नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर आपको पता पड़ जाएगा कि कैसे कैसे गलती होती है।
राइट आंसर यहाँ पर दिया जा रहा है 35% आयरन पायरेट्स की उपस्थिति। ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोगों के हार्ड वाटर में आयरन पायरेट्स होता है। तो हार्ड वाटर होता है क्या दोस्तों, ये आपका झाग नहीं बनाता, ये बहुत कम झाग बनाता है, ये बिल्कुल सही बात है। इसमें साबुन आप लोग को अधिक घिसता है। इसमें हार्ड वाटर होता क्यों है, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट होता है। ठीक है, तो आइए समझते हैं हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर में डिफरेंस क्या होता है। तो दोस्तों पहला डिफरेंस क्या है, आप लोग का जो हॉट वाटर है आप लोगों का बहुत जल्दी से बहुत आसानी से झाग नहीं देता है, जबकि दोस्तों ये आपका साबुन के साथ में आसानी से झाग दे देता है। दोस्तों हार्ड वाटर जो होता है कठोर जल होता है, ये कठोर क्यों है, क्योंकि दोस्तों इसमें मैग्नीशियम के और कैल्शियम के सॉल्ट पाए जाते हैं। और जबकि दोस्तों सॉफ्ट वाटर सॉफ्ट होता है क्योंकि इसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम के सॉल्ट नहीं पाए जाते हैं। और इसी के बेसिस पे दोस्तों जो पानी की कठोरता होती है आप लोग इसको दो पार्ट से भी क्लासिफाई कर सकते हो। हार्ड वाटर भी दो प्रकार का होता है, एक तो होता है दोस्तों टेम्पररी हार्डनेस, यानी एक तो अस्थायी कठोरता होती है, एक होती है परमानेंट हार्डनेस। आप लोगों से ये पूछा जाए टेम्पररी हार्डनेस यानी अस्थायी कठोरता क्या होती है दोस्तों, आपके कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट्स अगर होते हैं वाटर में तो ये आपकी होती है टेम्पररी। दोस्तों ये टेम्पररी में क्या है, अगर आप लोग उसको बॉयल करोगे तो आप लोगों की दोस्तों ये वाली जो कठोरता है इजीली आप लोगों की दूर हो सकती है। लेकिन दोस्तों परमानेंट हार्डनेस में क्या होता है, आप लोगों के कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट्स होता है, बाइकार्बोनेट्स नहीं होते, क्लोराइड और सल्फेट्स होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के, और आप लोग इसको बॉयल करके रिमूव नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप लोग का सारा सही है दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे आयरन पायरेट्स की उपस्थिति, ऐसा कुछ नहीं है आयरन पायरेट्स की उपस्थिति नहीं होता आप लोगों का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे बताइए, आप बताओ दोस्तों, ये 3 आएगा इधर ना। दोस्तों आपको बोला जा रहा है कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट का बेसिकली आप लोगों को केमिकल फॉर्मूला बताना है। तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का नहीं पूछा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट का पूछा है, तो क्या होता है CaHCO3 का वोल्ट बाय, ठीक है, तो 3 आएगा, ध्यान रखेंगे। राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आ चुका है, बताइए। निम्न में से कौन सा एक तत्व नहीं है, निम्न में से कौन सा एक तत्व नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पर दिया जा रहा है ऑप्शन नंबर डी, मार्बल संगमरमर। दोस्तों आप लोग के एलिमेंट क्या होता है, तत्व क्या होता है जो किसी से मिलकर नहीं बना। जैसे मैं आप लोगों को बोलूं H2O, क्या ये आपका एक एलिमेंट है क्या, नहीं दोस्तों ये कंपाउंड है। कंपाउंड क्या होता है दोस्तों, जो आप लोगों का किसी से मिलकर बना होता है। और एलिमेंट क्या होता है दोस्तों, जो किसी से मिलकर नहीं बना। जैसे पीरियोडिक टेबल में जो भी 118 दे रखे हो सारे के सारे एलिमेंट है। हाइड्रोजन क्या किसी से मिलकर बनाया क्या, कार्बन किसी से मिलकर बनाया क्या, सिलिकॉन किसी से मिलकर बनाया क्या, नहीं, तो ये सारे के सारे आप लोगों के क्या एलिमेंट है। जबकि मार्बल आपका कंपाउंड है। कंपाउंड क्या होता है, जिसमें कम से कम 2 प्रकार के एलिमेंट हो। जैसे इसका फॉर्मूला बताऊं तो आपका कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है आपका मार्बल। तो ये आपका कंपाउंड है, उसमें कैल्शियम भी है, कार्बन भी, ऑक्सीजन भी है। तो राइट आंसर आप लोग हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे, बताइए। मिल्क इज द एग्जांपल ऑफ। दोस्तों आपको पता है मिल्क क्या है, एक मिक्सचर है। ठीक है, मिल्क क्या है, एक मिक्सचर है। तो आप लोगों को पता है जैसे मिक्सचर कोई चीज होती है, तो जैसे मैंने बोलूं आप लोगों को पानी में आपने मिट्टी डाल दिया, ये भी एक मिक्सचर है कि बिल्कुल है। तो पानी में जैसे मान लीजिए आप लोग कंकड़ डाल दिया, कंकड़ डाल दिया, पत्थर डाल दिया, तो जिसमें डाल रहे हो वो कैसा मीडियम है, वो लिक्विड मीडियम है। और जो चीज डाल रहे हो वो कौन सा मीडियम है, सॉलिड मीडियम है। तो दोस्तों इसी प्रकार से आप लोग जो मिक्सचर होते हैं अलग अलग प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हो, क्लासिफाई कर सकते हो। जैसे आप लोग का दोस्तों एक तो होता है डिस्पर्स फेस, यानी जो घुलने जा रहा है, जो घुलने जा रहा है उसको बोलते हैं डिस्पर्स। और जिसमें घुलने जा रहा है वो आपका होता है दोस्तों क्या, डिस्पर्जन मीडियम। जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि पानी में आपने कंकड़ डाले, तो डिस्पर्जन मीडियम क्या होगा, जिसमें घुलने जा रहा है वो पानी है, वो लिक्विड है। और जो आपने डाला कंकड़, जो घुलने जा रहा है वो आपका सॉलिड है। दोस्तों इसी के बेसिस पे अलग अलग प्रकार के आपके मिक्सचर होते हैं। तो आप लोगों से पूछा गया था मिल्क किस प्रकार का है, तो दोस्तों ध्यान रखिए अगर लिक्विड चीज में कोई लिक्विड मिलाते हैं तो इस प्रकार के मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं इमल्शन। इस प्रकार के मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं, इस प्रकार के मिक्सचर बोल लो, इस प्रकार के कोलोइड को हम लोग बोलते हैं इमल्शन। और इसी के एग्जांपल क्या है दोस्तों, आप लोग का मिल्क है, क्रीम है। समझ में आ रही क्या, अगर दोस्तों आप लोग गैस में सॉलिड मिलाते हो तो ये आपका बनता है एरोसोल। तो दोस्तों आपका जो ये स्मोक है, धुआं है, हेज है, ये सारा का सारा दोस्तों क्या एरोसोल है। लेकिन अभी हमारे से मिल्क का पूछा तो मिल्क क्या होता है, आपका इमल्शन होता है, जिसको हिंदी में पायस बोला जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर, चले आगे, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन अच्छा है लेकिन नया है, बिल्कुल सीखेंगे हम लोग आसानी से। राइट आंसर यहाँ पर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन। देखिए समझिए, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आ रहा है, जब 35 क्वेश्चन करोगे तो 35 के 35 सॉल्यूशन आपके दिमाग में फिट बैठ जाएंगे। दोस्तों जैसे आपने सुना होगा लोहा लोहे को काटता है, तो ध्यान रखिए हमेशा जो पोलर चीज होगी ना, जो पोलर कंपाउंड होंगे, जो ध्रुवीय यौगिक होंगे ना, वो हमेशा घुलते हैं पोलर में। और जो नॉन पोलर होते हैं, अध्रुवीय जो होते हैं, वो हमेशा किस में घुलते हैं, नॉन पोलर में घुलते हैं। आप लोग बोलेंगे समझ में आ गया, लेकिन ये तो बताओ पोलर क्या होता है।
दोस्तों ध्यान रखिए, जब भी कोई बॉन्ड बनता है, जैसे आप लोगों को HCl है, तो यहाँ पर बॉन्ड बना हुआ है हाइड्रोजन और क्लोरीन। क्या ये दोनों एक प्रकार के एलिमेंट अलग अलग है? दोस्तों हाइड्रोजन अलग है, क्लोरीन आपका अलग है। तो दोस्तों ये जो भी बॉन्ड आपका बनता होता है, तो आपको पता है क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो जो बॉन्ड बना है इसकी जो इलेक्ट्रॉन है ना थोड़ा सा अपनी तरफ खींच लेता है, तो इस पे कुछ नेगेटिव चार्ज आता है, इस पे कोई पॉजिटिव चार्ज, तो ये आपका बन जाता है पोलर यानी ध्रुवीय, मतलब जिसपे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों शो कर रहा है। तो देखिए, और आपका नॉन पोलर कौन सा होगा? जिसमें दोस्तों जैसे मान लो ये नॉन पोलर है, राइट, एंड इसमें आपका पोलर बन सकता है कि नहीं? क्योंकि दोनों दोस्तों जो बॉन्ड बना हुआ है दोनों एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखो CO2, तो जितना यहाँ पर है ऑक्सीजन उतना ही ऑक्सीजन यहाँ पर है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पर कार्बन है चारों तरफ, क्लोरीन क्लोरीन है, तो कोई नहीं आएगा, ये भी आपका नॉन पोलर होगा। पोलर देखो यहाँ पर जैसे हाइड्रोजन क्लोरीन, तो विभिन्न प्रकार के परमाणु के बीच में बनाया ना, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? पोलर हो जाएगा। यहाँ पर देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड था, यहाँ पर आपके ऑक्सीजन खींच लेता है, तो ये भी आपका पोलर बन जाएगा। यहाँ पर NH3, क्लियर, ये आप लोग क्या बन जाएगा? पोलर बन जाएगा। समझ पा रहे हो क्या? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे, आप लोगों का जो वाटर होता है, इतनी चीजें ध्यान रखो, वाटर आप लोगों का होता है पोलर। कैसा होता है? ध्रुवीय होता है। तो आप लोगों का जो वाटर पोलर है, तो किसमें घुलना चाहिए? पोलर में। ये भी पोलर है, ये भी पोलर है, ये भी पोलर है। दोस्तों नाइट्रोजन तो आपका नॉन पोलर है, तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें आसानी से नहीं घुल पाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। राइट आंसर यहाँ पर दिया जा रहा है ऑप्शन नंबर ए दिया जा रहा है, बिल्कुल सही है। 22% आंसर देना है। देखो समझो दोस्तों, आपको पता है जो आपके हाइड्रोकार्बन होते हैं, आप लोग बोलेंगे हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है। तो दोस्तों आपके जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, ये आप लोग के तीन प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है दोस्तों एल्केन, एक होता है आपका एल्कीन, और एक आपका होता है एल्काइन, अगर आपने सुना हो तो। दोस्तों एल्काइन क्या होता है? एल्कीन क्या होता है? जिसमें सिंगल बॉन्ड होते हैं। एल्कीन क्या होता है? जिसमें डबल बॉन्ड होते हैं। एल्काइन क्या होता है? जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो जैसे आप लोग मान लो एथाइन क्या हो जाएगा? एल्काइन है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा। एथीन कौन सा हो जाएगा आपका? डबल बॉन्ड वाला। एथीन क्या हो जाएगा आपका? सिंगल बॉन्ड वाला। तो दोस्तों ध्यान रखें, सबसे ज्यादा जो होता है वो लंबाई होती है बॉन्ड की, वो एल्केन में होती है, फिर आपके एल्कीन में होता है, और सबसे कम लंबाई एल्काइन में होती है। यहाँ पर आप लोग देखिए, देखिए यहाँ पर आप लोग एल्केन में देखोगे सबसे ज्यादा लंबाई है 153.51 पिकोमीटर। देखो जिसमें डबल बॉन्ड है एल्कीन है, उसकी लंबाई कम है, एल्काइन की तो और कम है। तो बस इतना ध्यान रखिए, सबसे ज्यादा होता है एल्केन में, फिर एल्कीन में, फिर एल्काइन में। यानी आपका अगर मेथिन वाला ऑप्शन दिया होता तो सबसे ज्यादा मेथिन में होता, फिर मेथिन में होता, फिर मेथाइन में होता। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एथीन, फिर एथीन, फिर एथाइन। राइट आंसर अगर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। तो आंसर आ रहा है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे इसमें। ट्रांजिशन एलिमेंट आंसर हो जाएगा। देखिए आपको बताइए, पीरियोडिक टेबल है, ये ब्लॉक होता है दोस्तों आप लोग का S ब्लॉक, ये होता है आप लोगों का P ब्लॉक, ये आपका होता है D ब्लॉक, और ये होता है आपका। दोस्तों ध्यान रखिए, S ब्लॉक में जितने भी ये सारे के सारे कैसे मेटल है, बस एक हाइड्रोजन को छोड़ के। यहाँ पर क्या है? हाइड्रोजन को छोड़ के, हाइड्रोजन आपका नॉन मेटल होता है, बाकी सारे के सारे मेटल है। दोस्तों यहाँ पर क्या है? आप लोग ये सारे के सारे आपके नॉन मेटल है। ठीक है, तो आप लोग लेफ्ट टू राइट जाते हो दोस्तों, ये भी आपका पूरा मेटल है, तो देखो आपका मेटल वाले से किसमें जा रहा है? नॉन मेटल। तो यहाँ पर चेंज आ रहा है ना, तो इस डी ब्लॉक को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन। यहाँ पर ट्रांजिशन होगा, संक्रमण हो रहा है, तो डी ब्लॉक को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, यानी आप लोग के संक्रमण तत्व। इतना सा आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन में, मतलब रेलवे वालों का फेवरेट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, ध्यान रखिए आप। बहुत फेवरेट क्वेश्चन, आतिशबाजी में लाल रंग किसके कारण होता है? हरा किसके कारण होता है? नीला किसके कारण होता है? तो राइट आंसर यहाँ पर दिया जा रहा है 63% के द्वारा। अब और बच्चों ने कम हो गए, केवल और केवल दोस्तों यहाँ पर आंसर दे पाए 59%, ऑप्शन नंबर बी बेरियम। अब समझिए दोस्तों, आतिशबाजी में जो रेड कलर होता है वो ध्यान रखेंगे स्ट्रोंशियम के कारण होता है, जो ऑरेंज कलर होता है वो कैल्शियम के कारण होता है, येलो कलर सोडियम के कारण होता है, ग्रीन कलर आपको होता है बेरियम के कारण। क्लियर है क्या? तो आप लोग इसे ध्यान रखो। आप लोग की जो पेन ड्राइव होती है कितने जीबी होती है? 4 GB, 6 GB, 10 GB। तो जीबी से ध्यान रखो दोस्तों, जो आपका ग्रीन कलर होता है वो किसकी वजह से होता है? आपका बेरियम की वजह से होता है। क्लियर है क्या? समझ गए? कोई प्रॉब्लम? चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। तो ये सारे आप लोग ध्यान रखिए, कोई से पूछ सकता है पर्पल कलर कौन सा होता है, तो मैंने सारी आपको लिस्ट दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। किंग ऑफ केमिकल किसे बोला जाता है? रसायन का राजा किसे कहा जाता है? रसायन का राजा किसे कहा जाता है? बताइए, किंग ऑफ केमिकल किसे बोलोगे आप? तो दोस्तों ध्यान रखिए, अगर आप लोगों से रसायन का राजा पूछे, किंग ऑफ एनिमल सॉरी किंग ऑफ केमिकल पूछे, तो ये बोला जाता है सल्फ्यूरिक एसिड को। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा जो आपका एसिड यूज आता है वो आप लोग का यही होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। लेकिन अगर आप लोगों से पूछे अम्ल राज क्या है, ठीक है, अगर आप लोगों से अम्ल राज पूछे, तो आप लोग का दोस्तों क्या आ जाएगा? ये होता है एक मिक्सचर होता है HCl का और HNO3 का, यानी आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का मिक्सचर होता है, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक होता है आपका 3 पार्ट और नाइट्रिक एसिड होता है 1 पार्ट। तो अगर अम्ल राज पूछे तो आपका ये हो जाएगा। अगर रसायन का राजा पूछे, अम्लों का राजा पूछे, तो ये आपको हो जाएगा दोस्तों सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर? लेकिन अम्ल राज क्या हो जाएगा आप लोग का? ये हो जाएगा, ध्यान रखेंगे आप लोग, कई बार कंफ्यूजन होता है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे बताइए।
आप लोगों से पूछा जा रहा है दोस्तों बेंगल ग्लास किससे बना होता है? बेंगल आप लोग जानते हो दोस्तों, जो चूड़ियां वगैरह जो बनती है ना, तो अगर बेंगल ग्लास की बात करें तो दोस्तों ये बनता है आप लोग के सोडा ऐश से। किससे बनता है? सोडा ऐश से। तो ये आप लोग के जो ग्लास बनता है सोडा ऐश से, और आपको जानकर खुशी होगी कि सोडा ऐश का अलग से फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। जो सोडियम कार्बोनेट होता है ना आप लोगों का, सोडियम कार्बोनेट कौन सा है आप लोग का? अरे जो वॉशिंग सोडा नहीं होता क्या? क्लियर? तो ये जो आप लोगों का सोडियम कार्बोनेट है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सोडा ऐश बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। क्लियर है क्या? तो जो आपके बेंगल ग्लास होते हैं किसके बने होते हैं? आपके सोडा ऐश के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा केवल और केवल 23% आंसर दे पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए। देखिए बहुत जनों ने सीधे फिर दे दिया वी बराबर आई आर। अरे देखो सही, गलत कदम पहचाना है। अब बात को ध्यान से समझो दोस्तों। ओम्स का लॉ क्या बोलता है? ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए दोस्तों कोई वायर होता है ना, इसका क्या होता है? रेजिस्टेंस फिक्स होता है। इसका मान लीजिए कुछ रेजिस्टेंस दे रखा है आर। क्लियर है क्या दोस्तों? अगर इन दो पॉइंट पे आप लोग पोटेंशियल डिफरेंस है, विभवांतर मान लीजिए क्या है? वी है। तो ध्यान रखिए विभवांतर जितना ज्यादा होता है करंट भी उतनी ही ज्यादा फ्लो होती है। समझ में आ गई बात को? तो आप लोग जानते हो वी आप लोग का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। मतलब अगर करंट ज्यादा फ्लो हो रही है इसका मतलब विभवांतर ज्यादा है। तो वैसे वी बराबर क्या हो जाएगा? आई आर। तो दोस्तों मैं V अपॉन I बराबर R बोल सकता हूँ क्या? दोस्तों R तो आपका फिक्स रहता है, रेजिस्टेंस तो आपका फिक्स रहता है किसी वायर का। अब डिपेंड करेगा, अगर आप लोग वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट बढ़ जाएगी, वोल्टेज कम करोगे तो करंट कम हो जाएगी। तो दोस्तों ये तो आपका फिक्स होता है, यानी V अपॉन I तो एक कांस्टेंट है, यानी ये स्टेटमेंट सही है। दोस्तों क्या V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या I के? बिल्कुल सही है। ये वाला स्टेटमेंट भी सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दोस्तों V अपॉन R ये कांस्टेंट होता है कि नहीं? V अपॉन R तो I होता है, I आपका कांस्टेंट नहीं होता। अगर वोल्टेज चेंज करोगे तो करंट चेंज हो जाएगी, रेजिस्टेंस आपका सेम होता है। क्लियर? तो राइट आंसर आप लोगों का दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये स्टेटमेंट आपका गलत है और आप लोगों से पूछा क्या गया था दोस्तों? आप लोगों से गलत ही पूछा गया था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। देखो आपको सिंपल सिंपल क्वेश्चन तो करवा रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा घुमा के करवा रहा हूँ, जिससे एग्जाम में जो भी गलती हो यहीं पर पकड़ लो आप लोग। ठीक है कि इस प्रकार से गलती हमारे से होती है। चलिए दोस्तों, एक ही क्वेश्चन में दो दो तीन तीन कॉन्सेप्ट में आपको दे रखा हूँ, और सारे रेलवे के क्वेश्चन है ये, अच्छे वाले। तो राइट आंसर यहाँ पर दिया जा रहा है किसके द्वारा? 20% ही दे पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी। आता तो बहुत सबको ऐसा नहीं, आता नहीं है। देखो 49% को आता है, 23% को आता है, लेकिन वो आंसर ये दे रहे हैं। देखिए दोस्तों ध्यान रखिए, अगर कोई भी आपका कोई वायर है, मान लीजिए इसका कुछ रेजिस्टेंस है आर, ठीक है, इसमें कोई करंट फ्लो हो रही है मान लीजिए आई, तो जब भी किसी वायर में आप लोगों का दोस्तों मान लीजिए टी समय के लिए आप लोगों का आई अमाउंट का करंट फ्लो हो रहा है, और उस वायर का रेजिस्टेंस यदि आर है, तो उससे क्या होती है? हीट डेवलप होती है, हीट जनरेट होती है। हीट जनरेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आई स्क्वायर आर टी। दोस्तों ये आपका आंसर किसमें आएगा? ये आंसर आएगा आपका जूल में, ध्यान समझिए। लेकिन आप लोगों से आंसर कैलोरी में पूछा गया, तो क्या करें? आप लोग जानते हो एक कैलोरी में कितना होता है? 4.18 जूल होता है। तो एक जूल में कितनी कैलोरी होगी? 1 अपॉन 4.18 कैलोरी होगी। तो टोटल इतने जूल में कितनी कैलोरी होगी? आई स्क्वायर आर टी को मल्टीप्लाई कर दो 1 अपॉन 4.18 से। राइट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहानी क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, होने तो गलत जो हो रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं, हम लोग को सीखना है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। तो राइट आंसर यहाँ पर दिया जा रहा है ऑप्शन नंबर बी। देखिए दोस्तों आइए समझते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों कोई वेव है, कोई तरंग ऐसे है ना, तो इसको तो हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य। समझ में आ गया? आप लोग बताइए, और आप लोगों से बोला जाता है एक सेकंड में जितनी साइकिल बनती है ना, जैसे एक साइकिल दो साइकिल, तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। और आप लोगों से अगर स्पीड पूछे तरंग की, है ना, तरंग की चाल पूछे, वेग वेग पूछे, तो ध्यान रखें जो वेलोसिटी होती है किसकी? वेव की, उसका फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्बडा। यानी आप लोगों को दोस्तों गति दी हुई है, आप लोगों को ये चीज दी हुई है, आप लोगों से दोस्तों फ्रीक्वेंसी भी आप लोगों को दी हुई है, वेवलेंथ निकालना है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? एक सेकंड में कितनी साइकिल बन रही है? तो दोस्तों एक मिनट में यानी 60 सेकंड में कितनी साइकिल बन रही है, या कितनी तरंग गुजर रही है? 600 तरंग गुजर रही है। तो एक सेकंड में कितनी गुजरेगी? ये गुजरेगी सर 600/60। और एक सेकंड में जो साइकिल बनती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। यानी आप लोगों का दोस्तों ये कितना हो जाएगा आंसर? आपको हो जाएगा 10। तो एक सेकंड में 10 साइकिल बन रही है, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई आप लोग की? 10 हो गई। तो आ जाइए, स्पीड आपको दी हुई है 600, फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है 10, लैम्बडा आपको निकालना है। लैम्बडा होता है वेवलेंथ, तो ये आपको हो जाएगा 600/10, यानी आपका 60 मीटर। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आप लोगों की स्क्रीन पे। श्रीराम जस्ट सब्सक्राइब टू प्लस यूजिंग नीरज 11 कोड, बताइए। दोस्तों विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग आपको हो जाता है? तो अगर हम लोग बात करें विटामिन ई, जिसका दोस्तों केमिकल नेम होता है टोकोफेरोल, जिसका होता है टोकोफेरोल, दोस्तों ये आप लोगों की दोस्तों जनन क्षमता, फर्टिलिटी बढ़ाने में इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर इसकी कमी होती है तो आपकी जनन क्षमता में कमी हो जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं बांझपन आ जाना। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ध्यान रखेंगे विटामिन ई को ही क्या बोला जाता है? ब्यूटी विटामिन बोला जाता है, क्योंकि आपकी स्किन को क्या करता है? स्वस्थ रखता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्यूटी विटामिन भी बोला जाता है। अगर बेरी बेरी की बात करें, ये विटामिन बी वन की कमी से होता है। रिकेट्स की बात करें, विटामिन डी की कमी से। और दोस्तों नाइट ब्लाइंडनेस की अगर बात करें दोस्तों, रतौंधी का बात करें, है ना, रतौंधी की अगर हम लोग बात करें तो ये आपका होता है दोस्तों विटामिन ए की कमी से।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आप लोगों की स्क्रीन पे। ये आप लोग के सारे साइंटिफिक नेम लिख दिए मैंने, आप लोग ध्यान रखिएगा सबका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। बेसिकली आप लोगों से बोला जा रहा है किस अंग में शोथ के कारण या सूजन के कारण या कोई डिफेक्ट के कारण हेपेटाइटिस डिजीज हो जाता है। तो दोस्तों जो हेपेटाइटिस अफेक्ट करता है, ये जो डिजीज है ये आप लोगों का वायरस से होता है। और ये दोस्तों किसको अफेक्ट करता है? आपके लीवर को अफेक्ट करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। तो दोस्तों जो हेपेटाइटिस के जो वायरस होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, ए बी सी डी ई। और ये क्या करता है, आप लोग का जो लीवर है इसको क्या करता है, इन्फेक्शन दे देता है, लीवर को इन्फेक्ट कर देता है, उसमें सूजन आ जाती है। ठीक है, तो राइट आंसर आपको हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताइए। चलिए आंसर बताइए। दोस्तों एक प्लांट होते हैं आपके नेटल प्लांट, इसको हिंदी में बोला जाता है बिछुआ के पौधे। ठीक है, तो इंग्लिश में आप लोग ध्यान रखो नेटल प्लांट। तो दोस्तों अगर इनकी जो लीव्स होती है, पत्तियां होती है, आपके चुभ जाती है ना, तो आपके काफी दर्द होता है आपके, है ना। मैं प्लांट्स आपको बता दूं, इस प्रकार के प्लांट होते हैं। तो दोस्तों इनमें क्या पाया जाता है, आपके फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। और फॉर्मिक एसिड को हम लोग बोलते हैं मेथेनोइक अम्ल। ये वही एसिड है जो आपके चींटी जो होती है ना उसके डंक में पाया जाता है। तो चींटी के डंक में भी आपको क्या तकलीफ होती है कि वहां पर सूजन सी आ जाती है, ठीक है, लाल लाल सा आप लोग को ज्यादा खुजली सी आपकी होने लगती है। क्लियर? तो ये किसकी वजह से होता है, उसमें फॉर्मिक अम्ल होता है। फॉर्मिक को हम लोग क्या होता है, मेथेनोइक अम्ल बोलते हैं, मेथेनोइक एसिड आप लोग बोल सकते हो। तो राइट आंसर आप लोग हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। हरे पौधों को कुल कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों जैसे हमको भी कैल्शियम की जरूरत होती है, सोडियम की जरूरत होती है, सिमिलरली आप लोग के जो प्लांट्स होते हैं उनको भी पोषक तत्व की जरूरत होती है। टोटल पोषक तत्व कितने होते हैं दोस्तों? 16 होते हैं। इन 16 को आप लोग दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हो दोस्तों। कुछ होते हैं आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट, मतलब जिनको कम अमाउंट में आवश्यकता होती है जिनकी, और जिनकी ज्यादा अमाउंट में आवश्यकता होती है वो कहलाते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो आपके 9 तो आपके मैक्रो होते हैं और 7 ही होते हैं, 9 और 7 16 हो गए। तो मैक्रो में कौन कौन से आ जाएंगे? कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, आपका कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीशियम, और आपके आयरन, क्लोरीन, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, बोरोन, मॉलिब्डेनम, ये आपके आ जाएंगे दोस्तों माइक्रोन्यूट्रिएंट में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। दोस्तों एक डिजीज होती है क्रिटिनिज्म। क्रिटिसिज्म अलग चीज है, क्रिटिनिज्म एक डिजीज है। ये आपकी होती है दोस्तों बच्चों में। तो पहली बात तो ये आती है कि इसका कारण क्या है, क्योंकि आप लोगों को पता है आपकी ग्लैंड होती है थायराइड ग्लैंड, उससे एक हार्मोन निकलता है थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन, तो दोस्तों अगर आप लोग के थायरोक्सिन हार्मोन की कमी होती है तो उनमें ये जो डिजीज हो जाती है क्रिटिनिज्म। इसमें क्या हो जाता है, जो जीभ होती है वो काफी मोटी हो जाती है, बाहर निकलती होती है। ऐसे बच्चे थोड़े बौने हो जाते हैं, पेट इनका बाहर निकला होता है। क्लियर है क्या? तो ये आप लोग की जो डिजीज है इसको बोलता है क्रिटिनिज्म। और ये आप लोगों को किसकी वजह से होता है? आप लोग के हार्मोन की कमी, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा उत्पादक है? भाई आप लोग जो भोजन लेते हो उसमें एनर्जी आपको किससे मिलती है? तो एनर्जी आप लोगों को मिलती है, मेन जो एनर्जी मिलती है वो मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। कितनी मिलती है दोस्तों? 1 ग्राम से मिलती है 4 कैलोरी। ओके, अगर हम लोग बात करें फैट से मिलती है, 1 ग्राम फैट से आप लोगों को मिलती है 9 कैलोरी। लेकिन फैट से दोस्तों एनर्जी तभी मिलेगी जब आप लोग भूखे रहते हो, जब आप लोग व्रत रखते हो ना, तब आपके दोस्तों जो फैट स्टोर रहता है आपकी बॉडी में, उससे एनर्जी मिलती है। लेकिन आपका जो मेन आप लोगों का जो प्रोड्यूसर है एनर्जी का, वो है आपका कार्बोहाइड्रेट। दोस्तों जब आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट फैट दोनों से नहीं मिलती, तब आप लोग को मिलती है किससे? प्रोटीन से। ध्यान रखेंगे। तो आप लोगों का अभी जो मेन आपको मिलती है वो आपका जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कार्बोहाइड्रेट। बाकी प्रोटीन का जो फंक्शन होगा आपकी बॉडी को ग्रोथ कराना, आपके सेल और टिश्यू का डेवलप कराना, ये इसका ग्रोथ रहेगा। एनर्जी आप लोगों को प्रोवाइड तब कराएगा जब दोस्तों प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट फैट से एनर्जी नहीं मिल रही है। चलिए आगे हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने 4 बजे क्लास में इतनी बार करवाया था, ये क्वेश्चन अभी एसएससी में भी पूछा गया है, इतनी बार मैंने बताया था आप लोगों को ये क्वेश्चन। तो राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा दोस्तों नेत्रदान में। जब भी बात में सुना उन्होंने अपनी आंख दान कर दी। तो दोस्तों आप लोग की जो आईज होती है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है। तो जो आउटर मोस्टली आप लोग का उभरा हुआ प्रोजेक्शन होता है ना, ये उभरा हुआ भाग होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्निया। तो जब भी बोला जाता है इसकी आंखें खराब हो गई, बेसिकली क्या खराब हो जाता है? कॉर्निया खराब हो जाता है। ठीक है, और ट्रांसप्लांट भी किसका करते हैं? कॉर्निया का करते हैं। राइट आंसर आप लोग हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। आज ही बताया सुबह 9:30 क्लास में, एक साइनोवियल नाम का एक फ्लूइड होता है दोस्तों, ये कहां पर पाया जाता है? तो साइनोवियल नाम का जो फ्लूइड होता है, जल्दी से बताओ कहां पर पाया जाता है? दोस्तों इसको हम लोग बायोलॉजिकल लुब्रिकेंट भी बोलते हैं, यानी जैव स्नेहक भी बोलते हैं। जैसे आपका लुब्रिकेंट क्या करता है? मशीनों में फ्रिक्शन को कम करता है ना, सिमिलरली ये भी दोस्तों हड्डी के जॉइंट्स में पाया जाता है, जो कि दोस्तों उनके मतलब मूवमेंट को आसान बनाता है। तो राइट आंसर आपको जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जॉइंट्स में पाया जाता है हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन के माध्यम से सारी चीजें मैं कवर करा दूंगा, टेंशन मत लो।
टोटल मसल्स कितनी होती है ह्यूमन बॉडी में? ह्यूमन बॉडी में मसल्स कितनी होती है टोटल? जो हड्डी के ऊपर आपके होते हैं मसल्स कहलाती है। तो राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 639। देखिए आप लोग ध्यान रखिए, अगर आप लोगों से हड्डियों की संख्या पूछे तो हड्डियों की जो संख्या होती है वो होती है 206। किसमें होती है? एडल्ट में होती है। अगर जन्म के समय बात करें, जन्म के समय होती है 300, लेकिन बॉडी ग्रोथ करती है तो कुछ हड्डियां जुड़ के सिंगल हड्डियों में कन्वर्ट हो जाती है, तो टोटल 206 होती है एडल्ट में। और मसल्स की बात करें तो दोस्तों 639। 639 ऑप्शन में नहीं होगा तो 650 होगा, तो 650 पे टिक कर देना। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में हो तो दोस्तों मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी 639। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। देखिए दोस्तों होता क्या है, जो भी आप लोग भोजन लेते हो, आप लोग का फूड किस में जाएगा? आपका ओइसोफेगस में जाएगा, फिर स्टमक में जाएगा, फिर आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, छोटी आंत में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में दोस्तों आप लोग का डाइजेशन भी होता है, सबसे ज्यादा डाइजेशन भी, कंप्लीट डाइजेशन जो होता है वो भी इधर होता है। और दोस्तों यहाँ से क्या होता है, आप लोग का जो भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट होता है, जैसे आपने विटामिन लिया तो आपको ब्लड में मिल जाता है। तो जो एब्जॉर्ब होता है दोस्तों आप लोग का 95% जो एब्जॉर्प्शन होता है वो कहां पर होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और 5% आपका क्या होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। तो आपका दोस्तों अधिकतर पोषक तत्व कहां पर हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। लेकिन मैंने आपको ये पढ़ाई बताया, याद है क्या आप लोगों को? मैंने बताया था एब्जॉर्प्शन आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में भी होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में किस चीज का होता है? कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, फैट का, सारे मिनरल्स का, बस ये 2-3 मिनरल्स रह जाता है और विटामिन। और बाकी आपका यहाँ पर आप लोग के ड्रग्स वगैरह जो भी मेडिसिन लेते हो ये लार्ज इंटेस्टाइन में होती है। क्लियर? तो 95% आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है दोस्तों, 5% आपका होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। राइट आंसर यहाँ पर बताया जा रहा है, लेकिन आपने बहुत जनों ने गलत बताया, ग्लूकोज बताया। देखो आप लोगों से ये नहीं पूछा पाचन में कार्बोहाइड्रेट किसमें टूट जाता है। दोस्तों जब डाइजेशन होगा तब जाके आप लोगों का जो कार्बोहाइड्रेट होगा वो किसमें टूटेगा? ग्लूकोज में टूटेगा। मतलब और आपका ग्लूकोज भी क्या है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ही तो है। मतलब ये आपका सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है, और जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हो जाता है वो आपका ग्लूकोज में टूट जाता है। ये काम तो डाइजेशन का होता है। लेकिन दोस्तों अब जो ग्लूकोज होता है ना, इसका होता है ऑक्सीडेशन। और ये आपका कौन करता है? इसको जलाएंगे जिससे एनर्जी मिले। और दोस्तों जलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो वो आपका होता है रेस्पिरेशन से। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है दोस्तों? जो आप लोग का ग्लूकोज होता है ना, तो आप लोग सभी जानते हैं ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो आप लोग को जो ग्लूकोज होता है ना, रेस्पिरेशन के दौरान इसमें क्या मिल जाती है? ऑक्सीजन मिल जाती है। और इससे किस गैस का निर्माण होगा? कार्बन डाइऑक्साइड का, जल का निर्माण होता है। और आप लोगों को देखो इतनी एनर्जी मिलती है। क्लियर? तो राइट आंसर आपको जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, जल मिल रहा है। और कार्बन डाइऑक्साइड भी दोस्तों ब्लड में मिल जाता है, और जब ब्लड आपके ऊपर आता है तो लंग्स से वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से निकल जाता है, और आप लोग इसको क्या करते हो? बाहर निकाल देते हो। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन बताइए, सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। अगले कुछ क्वेश्चन में बहुत छोटे छोटे, उनमें मैं थोड़ा सा जल्दी करना फास्ट। तो एंटोमोलॉजी किसका अध्ययन होता है? लास्ट में मैं आप लोगों को रैंक शेयर कर दूंगा। तो जो एंटोमोलॉजी जो अध्ययन होता है दोस्तों किसका होता है? कीटो का होता है। राइट आंसर आपको जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो अब जो मैं पोल दूंगा 15 सेकंड का दूंगा, क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन है ना, वन लाइनर क्वेश्चन है तो थोड़ा सा फास्ट करना। वन लाइनर क्वेश्चन है, आप लोगों को जो पोल दूंगा केवल और केवल 15 सेकंड का दूंगा, आंसर आप लोग बता दीजिए। दोस्तों चींटी के कुल पैर कितने होते हैं? तो चींटी के कुल पैर दोस्तों कितने होते हैं? 6 होते हैं। 3 जोड़े होते हैं, 3 जोड़े होते हैं। जैसे अपने एक जोड़ा है ना, तो वहां पर 3 जोड़े होते हैं, कुल पैर कितने होते हैं? 6 होते हैं। और आप लोगों से पूछा जो चींटी होती है कौन से फाइलम के अंतर्गत आती है? देखिए दोस्तों होता क्या है, जब भी आप लोगों के जीव होते हैं उनको हम लोग क्लासिफाई करते हैं। आपको पता है दोस्तों लाखों करोड़ों प्रकार के जीव हैं, तो सबका अलग से तो स्टडी कर नहीं सकते कि मेंढक की अलग से स्टडी करे, कछुए की अलग से स्टडी करे। तो दोस्तों उनको क्लासिफाई कर दिया जाता है, जैसे पीरियोडिक टेबल में क्लासिफाई किया गया। तो सबसे पहले उनको बांटते हैं दोस्तों किसमें? किंगडम में, फिर फाइलम में, फिर क्लास में, फिर ऑर्डर में, फिर फैमिली में, फिर जीनस में, फिर स्पीसीज में। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे। जो चींटी आती है वो कौन से फाइलम में आती है? ध्यान रखेंगे ऑर्थोपोडा फाइलम होता है, तो उसमें ये आपकी आती है। क्लियर है क्या? और अगर हम लोग बात करें दोस्तों कौन सी क्लास है इसकी, तो कीट इसकी क्लास है ना। आप देखो इधर आओ, आप लोग ये ध्यान रखो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन मैं ये करवाऊंगा। सबसे ज्यादा पूछा था कि जो सीक्वेंस है क्या है क्लासिफिकेशन का, सबसे पहले बांटते हैं किंगडम में, फिर फाइलम में, फिर क्लास में, फिर ऑर्डर में, फिर फैमिली में, फिर जीनस में, फिर स्पीसीज। यानी सबसे पहले होता है दोस्तों जगत, कौन से जगत का है वो प्राणी। फिर उसके बाद में दोस्तों कौन से फाइलम का है, कौन से संघ का है, फिर कौन से वर्ग का है, फिर कौन से गण का है, फिर कौन से कुल का है, फिर कौन सी आप लोग की जाति का है। तो उसको याद कैसे करें? तो उसको याद कैसे करें बताओ? इसका मैंने भी दिया था, क्या बताया था मैंने? आप ऐसे कुछ कर लो इसको, कल पटना चलो, और फिर मतलब ना ऐसे याद हो जाएगा। कितने आपका मतलब ज्यादा करके बताइए, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। देखते हैं कितनों को याद रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, टाइम अच्छा दूंगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आप लोगों को, है ना। चलिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जल्दी से बताओ। आपसे ऑर्डर पूछा क्लासिफिकेशन का, तो किंगडम तो ऑप्शन में नहीं दिया, कोई बात नहीं। किंगडम के नीचे क्या होता है आप लोगों का? फाइलम होता है। फाइलम के नीचे क्लास होता है, क्लास के नीचे ऑर्डर होता है, फिर फैमिली होती है, फिर जीनस होती है, स्पीसीज होती है, सबसे लास्ट में स्पीसीज आती है। तो राइट आंसर आपको जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? चलिए दोस्तों आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन जल में विलय है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, आपका इंसुलिन होता है ना, जल में विलय होता है ना, सीधे याद रख लो। जो इंसुलिन होता है ना, ये आप लोग का जल में विलय होता है। ठीक है, तो इंसुलिन जल में पूर्णतः विलय है, परंतु एथिल ईथर, टाइलिन और उदासीन आप लोग का एथिल एल्कोहल में यही विलय होता है। इंसुलिन आप लोग का जल में टोटली आप लोग को क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है आप लोग का, है ना, आप लोगों का सॉल्युबल कंप्लीटली सॉल्युबल है।